बचपना वो बचपन का मुझको जब याद आता है, खुशियों की लहर सी उठती है, मन मेरा मचल सा जाता है। मन में बसता था भोलापन, दिल में रहती थी नादानी, खुशियों से उछल हम पड़ते थे, जब चलती थी अपनी मनमानी। हर कोई अपना सा लगता था, मन में कोई भी बैर ना था, हर किसी से थी अपनी यारी। उस वक्त कोई भी गैर ना था, ना समझदारी का दलदल था, ना मन में थी कोई बेईमानी। मन बिल्कुल पारदर्शी था, जैसे हो स्वच्छ शुद्ध पानी। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संग्रहित पाठ बचपन आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। आपका जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था और आपकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में हुई। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पूर्व मैं लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन में अत्यधिक संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगी। आपका जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जहां लेखिका का जन्म हुआ था। कृष्णा जी विभाजन के बाद दिल्ली में आकर बस गईं और आपकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही संपन्न हुई। यहीं रहकर साहित्य सेवा के प्रति आप में रुझान जागृत हुआ और आप लेखन कार्य में जुट गईं। आपने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। अनेक कथा, कहानियां और उपन्यासों की रचनाएं की हैं। 2017 में आपको भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा सोबती अपनी साफ सुथरी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने हिंदी की कथा भाषा को अपनी विलक्षण प्रतिभा से अप्रतिम ताजगी और स्फूर्ति प्रदान की। आपको 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति तथा 2017 में 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपकी कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कभी आपको मौका मिले तो आपकी कहानी संग्रह अवश्य देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, पढ़िएगा। सभी कहानियां एक से बढ़कर एक विषयों पर लिखी गई हैं। सिक्का बदल गया आपके समय की एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत पाकिस्तान विभाजन के समय के दर्द को बहुत ही सुंदर शब्दों में बयां किया गया है। इन कहानियों के अतिरिक्त आपने आख्यायिका फिक्शन की एक विशिष्ट शैली के रूप में विशेष प्रकार की लंबी कहानियों का सृजन किया है जो औपन्यासिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ए लड़की, डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़ जैसी कथा कृतियां अपने इस विशिष्ट आकार प्रकार के कारण उपन्यास के रूप में प्रकाशित भी हैं। आपका निधन 25 जनवरी 2019 को करीब 94 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के बाद सुबह 8:30 बजे एक निजी अस्पताल में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपके समक्ष पाठ प्रस्तुत करने वाली हूं जो कि लेखिका के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। लेखिका अपने बचपन में किस तरह से दिन बिताया करती थी, उन्हें क्या पसंद था, इन सब बारों में इन सब बातों के बारे में ही आप सुनने वाले हैं बचपन नामक पाठ के अंतर्गत। तो प्रस्तुत है पाठ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ।
शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ पर लेखिका के द्वारा उनके पसंदीदा वस्त्रों की कुछ झलकियां दिखाई गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वे इस तरह के वस्त्र पहनना पसंद करती थी। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। अर्थात लेखिका बचपन में शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने जाती थी। बेकरी काउंटर पर वहां तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू जो कि उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी, वहां वे अक्सर पहुंच जाया करती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती।
घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे, मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम तर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी, क्योंकि यहाँ पर अगर वे घोड़ों की बात शुरू कर देंगी तो पाठ बहुत विस्तृत हो जाएगा। उस विस्तार से बचने के लिए ही लेखिका ने कहा कि घोड़ों की बात फिर कभी और कहीं करेंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया,
ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। बच्चों, पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपके समक्ष अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर को आपको समझाने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या-क्या काम करती थी? इसका उत्तर है, लेखिका अपने बचपन में इतवार की सुबह निम्नलिखित कार्य करती थी। नंबर 1, अपने मोजे स्वयं धोती थी। उसे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। नंबर 2, जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी, ताकि जूतों पर चमक उभर आए। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या-क्या उदाहरण देती हैं? उत्तर, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी और अंतर को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। 1, उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे, उनकी जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। नंबर 2, पहले कुल्फी होती थी और अब आइसक्रीम ज्यादा मिलती है। नंबर 3, पहले कचौड़ी समोसे मिलते थे, अब पैटीज का चलन ज्यादा हो गया है। नंबर 4, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं, लैमनेट विमटो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को चश्मा निम्नलिखित कारणों से लगाना पड़ा होगा। 1, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नजर कमजोर हो गई थी। नंबर 2, लेखिका को दूध पीना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए दूध पीने में वे आनाकानी करती थीं। इस वजह से भी उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन-कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थीं? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद से मजा ले लेकर खाती थीं। चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को जब खरीद कर लाती तब उसे साइन बोर्ड पर रख देती और फिर रात में बिस्तर पर लेटकर मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त लेखिका को कुल्फी, शहतूत,
फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री तथा फल वे मजा ले लेकर खाती थी। कुछ प्रमुख फलों के नाम हैं काफल, रसभरी और चेस्टनट। खाना उन्हें बहुत पसंद था। संस्मरण से आगे। प्रश्न 1। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें प्रतीत होती थीं। आज क्या-क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर: आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, हवाई जहाज, मेट्रो, ट्रेन, मोटर कार, बाइक इत्यादि। इनके सभी चीजों के प्रति हम आज ज्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न 2। अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। उत्तर: अपने बचपन की किसी यादगार मनमोहक घटना जो आपको आज भी याद हो, उसको याद करते हुए बच्चों अपनी वर्णनात्मक क्षमता के आधार पर वह उसका विकास करने के उद्देश्य से आपको स्वयं अपनी घटना याद करनी है और उसको लिखना है। संभव हो तो अपने बचपन की फोटो लगाकर घटना की तारीख और समय भी डालें। अनुमान और कल्पना के आधार के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। सन 1935-40 के लगभग लेखिका को बचपन शिमला में अधिक गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर: लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजों का ग्रीष्मकालीन कार्यालय उन दिनों शिमला में बनाया जाता था। शिमला को धीरे-धीरे विकसित किया जाने लगा था। वहां अनेकानेक रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थीं। संध्या के समय धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, माल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात को बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर: इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई उनका मित्र होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। संभवतः हम बोलते हुए हालांकि या चूंकि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से यह सर्वर शब्द भी हो सकता है लेखिका अक्सर अपने इस्तेमाल में लाती हों। भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण के कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ उत्तर में देखेंगे, सर्वप्रथम मैंने क्रिया लिख करके क्रिया वाले शब्दों के लिखा है और फिर उसके बाद उसी का भाववाचक संज्ञा रूप क्या बनेगा उसको लिखा है। आप देखें, गूंजना से गूंज भाववाचक संज्ञा शब्द बना, उभार से उभरना, दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, चाल से चलन, गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव। इस तरह से क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। प्रश्न 2। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध
आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है, इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इनको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखें। पहला है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन बच्चों निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो, किलो माप की क्वांटिटी को निश्चित करता है, इस तरह यह परिमाणवाचक विशेषण है और 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं, सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। इस वाक्य में आप देखें, सर्वप्रथम तुम्हारा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण है। बहुत सुंदर में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में लेखिका शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी-कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। उत्तर, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। बच्चे शब्द संज्ञा है। संज्ञा से पहले लगने वाला सर्वनाम सिर्फ सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। उन दिनों, दिनों कौन से दिनों? उन दिनों उन सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। हमारा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अपने अपने शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कुछ करने के लिए। प्रश्न 1, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे? और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन तैयार करो। उत्तर, अपनी कल्पना से आपको अपने लिए, स्वयं के लिए डिजाइन तैयार करना है, स्वयं बनाना है। आप जो भी पोशाक बनाएंगे उसको बनाते हुए आप निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम, पहनने में सुविधा और आराम का ध्यान। नंबर 2, आधुनिकता और डिजाइन का ध्यान। नंबर 3, कारीगरी और फैशन को ध्यान में रखकर आप अपने वस्त्र का डिजाइन, आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं, किसी भी 2 या तीनों, सभी चीजों को ध्यान में रखकर अपने लिए वस्त्र बना सकते हैं। मेरे बच्चों, आपको एक डिजाइन बनाना है और डिजाइन बनाने के साथ ही आपको उस पर एक छोटा सा 2-3 लाइनों का पैरा लिखना है कि आप वो वस्त्र क्यों बनाना चाहते हैं, आपको उसमें क्या खूबी नजर आ रही है। प्रश्न 2, 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। उत्तर, इस कार्य को बच्चों आप स्वयं करें। 3 बच्चों का जो समूह बनाया जाना है, उसके लिए तीनों बच्चे 3 अलग-अलग मौसम के कपड़े एकत्रित करने के लिए अपने आप स्वयं डिसाइड करें
कि एक बच्चा ठंड में पहने जाने वाले कपड़े का नमूना लाएगा, एक बच्चा गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े का नमूना और एक बच्चा बरसात में पहने जाने वाले कपड़े का नमूना लेकर आएगा। उन वस्त्रों को आप किसी चार्ट पेपर पर चिपका सकते हैं और उस कपड़े की विशेषता बताएं कि उन कपड़ों की क्या विशेषता है, इन्हें गर्मी में क्यों पहना जाता है या इन्हें बरसात में क्यों पहना जाता है, या यदि आप ठंड का कपड़ा बता रहे हैं तो इस कपड़े की क्या खूबी है कि इसे ठंड में पहना जाए। प्रश्न 3, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठी करो। उत्तर, हथकरघा पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं और मिल में मशीन के द्वारा। बच्चों, संभव हो तो किसी कारखाने या हथकरघा वाली जगह का भ्रमण कर यह जानने का प्रयास करें कि कपड़े बनाने की प्रक्रिया क्या है, प्रथमतः क्या किया जाता है, उसके बाद किस तरह से कपड़ा बनाने के लिए धागे वगैरह किस तरह मशीन पर चढ़ाए जाते हैं, या हथकरघा की जो करघा मशीन होती है उस पर किस तरह धागे लपेटे जाते हैं और किस तरह से वस्त्र बनाए जाते हैं, यह सारी प्रक्रिया मालूम करके उसे कहीं लिख लें। प्रश्न 3, हमारे देश में तरह-तरह के भोजन, तरह-तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। उत्तर, छात्र अपने घर पर खाए जाने वाले भोजन पर प्रकाश डालें और अपने घर व प्रांत विशेष में पहने जाने वाले वस्त्रों पर एक अनुच्छेद लिखते हुए चार्ट बनाएं। चार्ट बनाने के लिए मेरे बच्चों, आपकी तरफ आपके प्रांत में अथवा आपके घर में किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, इस पर ही आपको एक सुंदर सा चार्ट बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, बचपन की अनेक नादानियां, शरारतें, अपनों के साथ बिताए सुहाने पल आज भी जब याद आते हैं, तब तब मन उन कल्पनाओं में डूब जाता है। यहाँ तक कि मन उन पलों को दोबारा जीने के लिए मचल उठता है। बचपन तो बहुत जल्दी बीत जाता है, पर बचपन की यादें मन को खुशियों से भरती रहती हैं। बचपन की यादों को संजोकर रखना चाहिए, क्योंकि ये खुशियां ही देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित पाठ बचपन को पढ़ा, समझा और इसके प्रश्नोत्तरों को आपने बखूबी समझा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम फिर दूसरे पाठ के साथ आपसे मिलेंगे।